अस्सलाम इन्वेस्टर्स, मेरा नाम सैयद शहरोज मजहर है और मैं एनबी फंड्स का हेड ऑफ बिजनेस एंड सेल्स स्ट्रैटेजी हूँ। रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने अभी दोबारा ज्वाइन किया हमें। सो हम एनबी फंड्स इन्वेस्टमेंट वॉच का आज पहला वेबिनार जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। और आज इस वेबिनार में हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक और कैपिटल मार्केट आउटलुक को इन्वेस्टर्स के लिए कवर कर रहे होंगे ताकि हम आपको अपडेटेड रख सके कि स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की इकोनॉमी में और मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्या इस वक्त चीजें चल रही हैं। हमारे साथ इस वक्त वेबिनार में मौजूद हैं डॉक्टर अमजद वहीद साहब, जो कि एनबी फंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो कि सेशन में जिस तरह के हमने आपको दिखाया हुआ था कि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक को कवर कर रहे होंगे। और उसके बाद आसिम वहाब साहब, जो कि एनबी फंड्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के आउटलुक को और स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके बाद सलमान अहमद साहब, जो कि एनबी फंड्स के हेड ऑफ फिक्स इनकम है, वो फिक्स इनकम की साइड को और उसके रिलेटेड जो फंड की परफॉर्मेंस वगैरह चीजें हैं उनको कवर करे होंगे। और आखिर में हम लोग ने आप लोग के लिए क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस का टाइम रखा है, जिसके अंदर आप लोग के इस वेबिनार के रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो भी सवाल हो आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं। जूम के अंदर नीचे एक Q&A का सेक्शन दिया हुआ है, जहां पर आप टाइप करके हमसे सवाल जो है हमें भेज सकते हैं और हम रियल टाइम में आपसे वो फिर सवालों के जवाब वहां पर हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो उसमें देख रहे हो। तो टू स्टार्ट ऑफ विद आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब कि आप अगर अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करें और मैक्रो इकोनॉमिक के पाकिस्तान के बारे में आप प्लीज बात। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हम हमारा मकसद ये है कि थोड़ा सा इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म रहें इकॉनमी में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, सकूक्स में क्या हो रहा है। तो उस जितनी अवेयरनेस बढ़ती है इन्वेस्टर की उतना वो अच्छा फैसला कर सकते हैं। और इसको दूसरा हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बहुत ज़्यादा आपका टाइम ना लें और इसको हम अगले घंटे में ख़त्म कर दें। तो आई थिंक थोड़ा सा मैं पाकिस्तान की इकॉनमी से स्टार्ट करूंगा। और उस पर अगर हम देखें तो अगर आप 2 साल पहले चले जाएं तो सिचुएशन हमारी साल 2 साल पहले कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। आपको पता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा थी और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी बढ़ गए थे। इन्फ्लेशन एक साल कोई पहले साल को 35% तक गई है, फिर अगले साल 24% तक गई है और इंटरेस्ट रेट भी कोई 22% तक गए हैं। तो वो एक टफ टाइम था जिसमें से हम सब गुजरे हैं। फिर उसमें करेंसी भी काफ़ी डिवैल्यू हुई हमारी और फिर लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई दो वजूहत से। एक तो पिछले 2-3 साल में इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की जो इनकम है वो इतनी नहीं बढ़ी इन्फ्लेशन के मुकाबले में, और उससे परचेजिंग पावर कम हो गई। और दूसरा जो टैक्स भी बढ़ गए उसकी वजह से भी परचेजिंग पावर कम हो गई। मगर ये है कि जो स्टेप्स कुछ लिए गवर्नमेंट ने उस टाइम उसका फायदा भी हुआ। एक तो जो करेंसी डिवैल्यू हुई उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स कम हो गई, तो हमारा जो एक ट्रेड बैलेंस होता है और करंट अकाउंट बैलेंस होता है वो बेहतर हो गया। क्योंकि हमारी इंपोर्ट को $84 बिलियन पर चली गई थी, वो कम होकर तकरीबन $60 बिलियन से नीचे आ गई। तो सो उसकी वजह से हमारा जो एक, क्योंकि जब आपका एक ट्रेड का इम्बैलेंस होगा या करंट अकाउंट का, तो फिर आपको डॉलर चाहिए वो पे करने के लिए। अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, उसका फ़र्क डॉलर्स में आपको पे करना है, वो फिर स्टेट बैंक के रिजर्व्स कम होते हैं जिस तरह आपको पता है। तो अब ये है कि उसकी वजह से हमारा अगर फिजिकल साइड देखें तो हमारा जो बजट डेफिसिट है, ये जो डिफरेंस है जो गवर्नमेंट बोरो करती है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है, इसको हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं एज अ परसेंटेज जीडीपी। तो हम देख रहे हैं कि ये साल अच्छा चल रहा है और गवर्नमेंट ने टैक्स भी बढ़ाए हैं, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपने खर्चे भी कंट्रोल में रखे हैं। और उसकी वजह से आइडली जो ये डेवलपिंग कंट्रीज की जो ये फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो है वो तकरीबन 3 से 4% तक होनी चाहिए। हमारी जिस तरह आप देख सकते हैं पिछले सालों में ज़्यादा हो गई थी और आगे आईएमएफ के साथ ये एग्री हुआ है कि हम अगले इसको 2-3 साल में 3-4% तक ले जाएंगे। तो हमें यहाँ बेहतरी नज़र आ रही है, गवर्नमेंट ने अपनी बोरिंग थोड़ी कम की है। जो मैं अभी करंट अकाउंट की बात कर रहा था, ये जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रेमिटेंस का फर्क है, अगेन देखिए बीच में काफी बढ़ गया था। 2018 में $19 अरब का एक इम्बैलेंस था, जिसकी वजह से हमें काफी अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल करना पड़ा। फिर थोड़ी सिचुएशन बेहतर हुई, फिर 2022 में दोबारा ये करंट अकाउंट डेफिसिट $18 बिलियन पे चला गया था, जिसकी वजह से अगेन हमारे रिजर्व्स कम हुए। मगर अभी आप देखें तो ये काफी हद तक मैनेजेबल है।
और इस साल तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि डेफिसिट की बजाय सरप्लस ही होगा, 2-1 बिलियन। तो ये चीज़ अब कंट्रोल में आ गई है, हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं, और ख़ासतौर पे जो रेमिटेंसेज हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं, वो काफ़ी इंप्रूव हो गई। तो उसकी वजह से शुक्र है कि इस टाइम हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफ़ी मैनेजेबल है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट और स्टॉक मार्केट का काफ़ी ताल्लुक होता है। जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो आपके रिजर्व कम होते हैं, जब आपका रिजर्व्स कम होते हैं तो आपका कंट्री रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरने लग जाती है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो, अगर आप रेड लाइन देखें जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो आप देखेंगे 24-25 में ये रेड लाइन कम हो गई है, ठीक है, जिसका मतलब है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। और मार्च तक तो आप देखें तो ये प्लस में आ गया, ठीक है, तकरीबन $1.25 बिलियन से हमारा सरप्लस है। तो उसके साथ ही आप देखेंगे स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही है। जो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आया तो हमारी स्टॉक मार्केट भी ऊपर चली गई है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे जाते हुए अब गवर्नमेंट थोड़ा प्रूडेंटली काम कर रही है, और उम्मीद है कि कुछ ऐसे स्टेप्स अभी गवर्नमेंट ने कुछ बिजली की कीमतें वगैरह भी कम की हैं, कुछ और भी गवर्नमेंट करना चाह रही है, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, और पाकिस्तानी काफ़ी बाहर गए हैं, उसकी वजह से हमारी रेमिटेंसेज भी अच्छी रहेंगी। तो इंशाल्लाह आगे जाते हुए जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वो अच्छा रहेगा। और यही चीज़ दोबारा, जिस तरह मैंने पहले बात की कि जब पाकिस्तान के रिजर्व्स बेहतर होते हैं तो स्टॉक मार्केट बढ़ती है, ठीक है, जब रिजर्व्स गिरते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है कंट्री का, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरती है। अभी क्योंकि आप देख रहे हैं कि रिजर्व दोबारा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी ऊपर को जा रही है। एक और जो पाकिस्तान को फायदा हुआ है कि जो ग्लोबल कमोडिटीज हैं, जिसमें ऑयल भी हो गया, स्टील हो गया, बाकी जिस तरह है, वो उनकी प्राइसेस काफी गिरी। ये इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स 136 पे था मई 22 में, और अब ये 103 पे आ गया। इसका मतलब है कि ग्लोबली जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो तकरीबन 30% उनकी प्राइस गिर गई है, और हमारी उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो कम हुई है, उसमें इसका भी काफ़ी रोल है कि हम कि बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, खासतौर पे ऑयल हम काफ़ी ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपोर्ट करते हैं, उसकी प्राइस डाउन है और उसका हमें फ़ायदा हो रहा है, और उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बेहतर चल रहा है। और आगे जाते हुए इन्फ्लेशन आपको पता है इस टाइम तो बिल्कुल ही कम हो गई है, 1-2% पर आ गई है, थोड़ी सी तो बढ़ेगी, मगर हमारा ख्याल है 6-7% पे आके स्टेबलाइज हो जाएगी इन्फ्लेशन। और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, पॉलिसी रेट है जो भी 12% पे है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगले कुछ महीनों में ये 10.5% पर आ जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक अपनी जो अगली 1-2 पॉलिसीज है उसमें उनके पास रूम है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी कम हो गई है, तो उनके पास रूम है कि फर्दर इंटरेस्ट रेट को कम कर सके। और उम्मीद ये है कि अगले चंद महीनों में पॉलिसी रेट और कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट और कम हो जाएंगे, जिसका कि फ़ायदा कंपनीज को होता है जिन्होंने बोरो किया होता है, उनकी कॉस्ट ऑफ डेट सर्विसिंग कम हो जाती है। और ये भी होता है कि जो स्टॉक मार्केट बढ़ी है उसमें इसका भी काफ़ी है कि पहले क्योंकि पॉलिसी रेट हाई था, 21%, 22% तक भी गया। और इसी तरह जो हमारे मनी मार्केट फंड हैं जो बैंकों में जाते हैं या सकूक्स में जाते हैं या टी बिल्स में जाते हैं, वहाँ हम भी तकरीबन इन्वेस्टर्स को 21%, 22% तक का रिटर्न दे रहे थे, तो इन्वेस्टर खुश थे। अब जो जो स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट कम की है, तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न जो बैंक दे रहे हैं, जो हम दे रहे हैं मनी मार्केट फंड से मिल रहा है, और जो टी बिल वगैरह पे उनका रिटर्न काफ़ी कम हो गया। तो इसकी वजह से भी काफ़ी इन्वेस्टर्स हमारे भी और इंडस्ट्री में भी जो सेफ फंड्स हैं बैंकों से, मनी मार्केट फंड से निकल के कुछ उन्होंने अपना जो हिस्सा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट बढ़ी है पिछले कुछ अरसे में, क्योंकि जो जो इंटरेस्ट रेट गिरे हैं और कुछ इन्वेस्टर्स ने फील किया कि उनका रिटर्न काफ़ी कम हो गया, तो वो स्टॉक मार्केट की तरफ गए हैं, और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई। और हमें अगर लग रहा है कि और पॉलिसी रेट यहाँ से कम होगा 1-1.5%, तो उसका भी स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इस तरह अगर आप देखें जो हमारी मुल्क के जो कर्जे हैं, टोटल डेट टू जीडीपी रेशो या डोमेस्टिक डेट टू जीडीपी रेशो, जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो, इन सब में नुमाया कमी हुई है। वो रेशो जो 91% पे थी 2023 में, टोटल वो भी 81% पर आ गई है। इस तरह जो एक्सटर्नल हमारे जो कर्जे हैं वो 43% ऑफ जीडीपी थे 2023 में, वो अब कम होके 35% पर आ गए।
तो इंडिकेटर्स अच्छे हैं कि आई थिंक देयर इज अ रियलाइजेशन द गवर्नमेंट कि इतना ज़्यादा हम डेट को सस्टेन नहीं कर सकते, और ग्रेजुअली एफर्ट्स हो रही हैं कि हम अपना जो कर्जे हैं उनको कम कर लें, और ये एक अच्छा इंडिकेटर है। और इस तरह हम देख रहे हैं पिछले, अगर आप 5 साल में एवरेज देखें तो जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्टेड हैं, इनकी जो अर्निंग्स हैं तकरीबन 25% साल की बढ़ी है, 25.6% पर ईयर। तो पिछले कुछ सालों में स्टॉक मार्केट तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, मगर जब कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बड़ा अच्छा ग्रो कर रही थी। और जिस तरह ये नजर आ रहा है 5 ईयर्स पर कि एवरेज 25% पर ईयर ग्रो किया, जबकि इन्फ्लेशन जो थी, यहाँ नहीं, पीछे 5 ईयर की, हाँ यहाँ पे 25% पर ईयर ग्रो की कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जबकि इन्फ्लेशन अगर देखें तो 17% पर ईयर रही इसी पीरियड में। तो हमने देखा कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो की वो इन्फ्लेशन से भी हाई थी, तो उसका फिर इम्पैक्ट आया कि फाइनली स्टॉक मार्केट में भी तेजी आई, बिकॉज जो चीज़ स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जाती है वो कंपनीज की अर्निंग्स है। अगर कंपनीज का मुनाफा बढ़ता है तो उनकी स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाती है। 2025 में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग सिर्फ 3% से बढ़ेंगी इस फिजिकल ईयर में, जो भी एंड होने वाला है। और ये कम इसलिए है क्योंकि कुछ इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, कुछ ऑयल प्राइसेस कम होने की वजह से कुछ जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं उस पर भी इम्पैक्ट आएगा, और थोड़ा सा जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, क्योंकि हम इस साल प्रोजेक्ट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तकरीबन 2 से 3% रहेगा, उसकी वजह से भी कॉर्पोरेट अर्निंग्स थोड़ी कम है। तो सो हमें इसमें 25 में थोड़ी कमी नजर आ रही है, मगर आगे जाते हुए 26, 27, 28 में हमें उम्मीद है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो दोबारा डबल डिजिट ग्रोथ में चली जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे बाकी एरियाज भी, स्टॉक मार्केट और फिक्स्ड इनकम, फिर उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में हमें चीजें बताई इसके अंदर। नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट आसिम वहाब साहब, जो कि एनबी फंड्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, कि वो अगर जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है और उसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक इन्वेस्टर्स को अगर थोड़ी आउटलुक और कवरेज दे सकें। Assalamu everyone. This is Asim Wahab Khan. मैं आप लोग को स्टॉक मार्केट के बारे में आउटलुक पे ब्रीफ करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाह रहा था कि स्टॉक मार्केट एक 101 सॉर्ट ऑफ सेशन से स्टार्ट करूंगा कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होती क्या है, क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आगे जो हम आपसे बातें करेंगे विद रिगार्ड्स टू मार्केट आउटलुक, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट देखें, आप उसको इस तरह से समझें कि आप जो है किसी रियल बिजनेस में जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल वैसी ही चीज होती है। हमारे यहाँ थोड़ी स्टॉक मार्केट की परसेप्शन जो है वो अक्सर लोग, जब हमारा इन्वेस्टर से डिस्कशन होता है तो दे स्टाई अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज वहाँ पे वो कंसिडर करते हैं कि इट इज सॉर्ट ऑफ अ गैम्बलिंग डेन, और वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं एंड इन्वेस्टर्स टेंड टू लूज आउट देयर मनी। लेकिन एट द बेसिक लेवल होता क्या है कि आप बेसिकली वहाँ पे स्टॉक मार्केट में बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कौन से बिजनेसेस होते हैं? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान स्टेट ऑयल की बात कर रहा हूँ। आप आई एम श्योर कि जब गाड़ी में जाते हैं पेट्रोल डलवाते हैं तो यू हैव मल्टीपल टाइम विजिट्स पीएसओ के आउटलेट्स, नेस्ले की आपने प्रोडक्ट्स की होंगी, मिजान बैंक या हबीब बैंक के साथ आपने बैंकिंग की होगी। तो दीज आर दी सॉर्ट ऑफ कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और बेसिकली इन्हीं सारी कंपनीज को मिला के जो है एक ओवरऑल स्टॉक मार्केट बनती है। इसको आप इस तरह से मतलब रियल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की मिसाल इस तरह से आप समझ लें कि आप क्या समझे कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है, वो आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मुझे जो है वो अपनी दुकान खोलनी है और मुझे ₹1,00,000 चाहिए आपसे। तो ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि आपका पहला सवाल या जो ड्राइवर होता है वो ये होता है कि आप अर्निंग्स का पूछते हैं या कमाई का पूछते हैं, कि आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि आप मुझे कितना कमा के दोगे। तो वो इस मिसाल के तौर पे वो कहता है कि यार मैं आपसे ₹1,00,000 मांग रहा हूँ और आपको साल के जो है ना ₹10,000 जो है वो दिया करूंगा, यानी तकरीबन जो है वो 10% का रिटर्न दे रहा है। और इन अदर वर्ड्स वो क्या कह रहा है कि वो 10 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स मांग रहा है आपसे पैसे, यानी ₹10,000 के पीछे वो आपसे ₹1,00,000 मांग रहे हैं। इस 10 टाइम्स अर्निंग्स को हम प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल कहते हैं। ये बेसिकली कहलाती है वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक मार्केट, या इन दिस केस इस कंपनी या इस जो बिजनेस है, दुकान का बिजनेस है, इसको वो 10 टाइम्स अर्निंग्स में वैल्यू कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट के हवाले से, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल का, यानी कि ₹10,000 के पीछे वो आपसे ₹1,00,000 इन्वेस्ट करने को मांग रहा है। अब वो आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि आपको ₹10,000 देगा साल के, और आप बीइंग हिज गुड फ्रेंड आपसे एग्री कर जाते हैं और आपके साथ इन्वेस्ट करते हैं। अब होता क्या है कि नाउ योर फ्रेंड बीइंग अ स्मार्ट पर्सन जो है वो एक्चुअली जो है आपकी
10,000 की जगह आपको इवेंचुअली जो है वो 12,000 रुपए कमा के दे देता है साल के एंड पे। यानी कि आपकी जो अर्निंग्स हैं वो ग्रो होके इंस्टेड ऑफ 10,000 जो है वो 12,000 हो गई, यानी कि 20% की ग्रोथ आ गई अर्निंग्स में। तो अब क्या है कि जो आपको पैसा मिला, अगर आप उसे पैसा विड्रॉ करते हैं यानी उससे अपने दोस्त से पैसा लेते हैं तो आपको 12,000 रुपए वापस करेगा। और आपकी अब क्या चीज थी कि आपने 10 के मल्टीपल पे, जैसे हमने बात की थी कि 10 टाइम्स इंटू 10,000 रुपीज इंटू 10 टाइम्स यानी कि लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था। अब वो 12,000 जो है जब आप इंटू 10 करेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी हो गई 1,20,000 रुपए। तो अगर आप इस वक्त बिजनेस बेचते हैं अपना किसी और को सेम वैल्यू पे, यानी 10 का जो वैल्यूएशन हमने बात की थी 10 टाइम्स की, तो एक तो आपको 12,000 रुपए वो मिले, फिर 12 मल्टीप्लाइड बाय आपका जो क्या कहते हैं 12,000 रुपीज जो आपको मिलते हैं, डेट मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स, तो आपको 1,20,000 रुपए आपका प्रिंसिपल वापस हो गया। तो आपका टोटल रिटर्न जो था वो आपका ग्रो होके हो गया 1,32,000 रुपए, यानी कि 20,000 रुपए आपको अर्निंग्स ग्रोथ के मिले जो आपकी दोस्त ने बेहतर आपको परफॉर्म करके दिया, और 10,000 रुपए जो ओरिजिनल आपका प्रॉमिस, 12,000 रुपए जो आपका ओरिजिनल अमाउंट था डिविडेंड्स की फॉर्म में। तो आपको टोटल रिटर्न जो है 32% हो गया। लेकिन अब मिसाल के तौर पे समझे आपका एक उसी दोस्त का एक तीसरा दोस्त होता है, वो देखते हैं यार ये तो बहुत ही स्मार्ट बंदा है और ये बहुत तेजी से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो कर रहा है और आगे भी इसके बिजनेस प्लान्स अच्छे हैं। वो तैयार हो जाता है कि नहीं यार, मैं आपके बिजनेस को 10 गुना 10 टाइम्स नहीं 15 टाइम्स देने को तैयार हूँ, यानी 15 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स का मल्टीपल देने को तैयार हूँ। तो अब कंपनी की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, यानी कि वहां पे एक वैल्यूएशन रीरेटिंग या प्राइस टू अर्निंग्स का चेंज आ गया। यानी कि एक हमने पहले 2 सेक्शन में बात की थी कि तो आपको डिविडेंड मिला जो उसने आपको प्रॉफिट कमा के दिया 12,000 रुपए का, और प्लस प्रॉफिट ग्रोथ जो कि 20,000 रुपए की थी आपको मिली। अब हम तीसरे सेगमेंट पे बात कर रहे हैं जो कि आपका है वैल्यू का चेंज, यानी एक तीसरे दोस्त ने कहा कि नहीं यार, मैं आपके बिजनेस को ज्यादा वैल्यू देने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे फ्यूचर में लग रहा है कि इससे और ज्यादा अच्छे मुनाफे आप हासिल कर सकते हो। तो उसने जो है आपकी वैल्यू जो है 15 टाइम्स कर दी। अब आपकी अर्निंग जो थी वो क्योंकि 12,000 हो गई थी, इसको आप 15 टाइम्स करते हैं तो 1,80,000 रुपए जो है आपने कंपनी को अपने 30% को आपने सेल कर दिया। तो आपका टोटल रिटर्न हो गया जो आपने 1,80,000 में बेचा और प्लस 12,000 रुपए जो आपको मिले थे, तो 1,92,000 का टोटल रिटर्न हो गया आपका। अब यानी कि रिटर्न की हम बाइफर्केशन देखते हैं तो तकरीबन जो आपका 12% था आपका वो डिविडेंड की फॉर्म में आपको मिला, 20% जो है आपको वो आपका जो अर्निंग्स ग्रोथ थी जो 10 से 12,000 हुई थी वहां पे आपको 20% की ग्रोथ मिली, और फिर जो है जो आपका वैल्यू एक तीसरे बंदे ने आके उसकी वैल्यू को रीरेट कर दिया, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल को रीरेट कर दिया, तो उसके तकरीबन आपको 60,000 मिले। तो 60,000 को हम डिवाइड करते हैं 1,20,000 से, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो बढ़ के जो है 1,20,000 हो गई थी, तो 50% का रिटर्न हो गया। तो 50% प्लस 20% प्लस 12% जो है जो कि उसने बेहतर आपको परफॉर्म करके दिया था इंस्टेड ऑफ 10%, ये आपका टोटल जो है ये आपका ऑलमोस्ट जो है वो 82% का रिटर्न आपने रियलाइज कर दिया अपनी इन्वेस्टमेंट पे। इस तरह से जो है बेसिकली स्टॉक मार्केट जो है वो वर्क करती है कि आपको डिविडेंड्स मिलते हैं जब कंपनी ग्रो करती है प्रॉफिट में, तो उसकी ग्रोथ होती है वो आपको वैल्यू में इंप्रूवमेंट देती है, और फिर अगर कोई और इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट में और वो समझते हैं कि नहीं कंपनी जो है वो और ज्यादा वैल्यूएबल है, इसकी और वैल्यूएशन अच्छी होनी चाहिए, तो वो मल्टीपल जो है 10 टाइम्स की जगह उसको 12 टाइम्स 13 टाइम्स 14 टाइम्स या 15 गुना उसके ज्यादा आपके पैसे देने को तैयार होते हैं उस बिजनेस में एंट्री लेने के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो इसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं पाकिस्तान के तनाजुर में, इसको देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो पाकिस्तान की जो वैल्यूएशन ऑन एवरेज जो हिस्टोरिकल रही है, ये प्राइस टू अर्निंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमने अपनी मिसाल में 10 से स्टार्ट किया था कि एक दोस्त ने 10 टाइम्स मांगा था, वो पाकिस्तान का हिस्टोरिकली जो है 7.8 टाइम्स का मल्टीपल रहा है, और इस वक्त जो मार्केट ट्रेड कर रही है वो 6 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें ये पता है कि अभी जो इस वक्त मार्केट जो है आपको सस्ती मिल रही है, जबकि हिस्टोरिकली जो है इन्वेस्टर जो है मार्केट के लिए ज्यादा पे करते रहे हैं। इसी प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल का जो यानी कि वैल्यूएशन का हम लोग अगर हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं तो दिसंबर 2001 से दिसंबर 2008 एक हमने पहला बुल रन साइकिल देखा था। हमने तकरीबन स्टॉक मार्केट का देखें जो हिस्टोरिकल डेटा है वो 91 से आपको सही मानों में अवेलेबल होता है जब मार्केट ओपन हुई थी, लेकिन उस टाइम पे स्टार्ट में जो है ना इनिशियली बहुत ज्यादा कंपनीज लिस्टेड नहीं थी, स्लोली एंड ग्रेजुअली हुई, और 2000 के अराउंड जो है वो हमने 2000-2001 के बाद से जो हमने प्रॉपर मार्केट में अच्छी लिस्टिंग्स देखी, जो बड़े नाम आप आज आपको दिखते हैं स्टॉक मार्केट में, मिसाल के तौर पे हबीब बैंक हो गया, मिजान बैंक हो गया,
OGDC हो गया, पाकिस्तान पेट्रोलियम हो गए, ये सारी वो कंपनीज हैं जो कि 2000 या उसके बाद से आके लिस्ट हुई हैं और इस टाइम पे जो मार्केट का बड़ा कंपोनेंट है। तो इसीलिए कि हमने लास्ट 2000 से इसको एनालिसिस हमने किया है कि मार्केट के साइकिल्स कैसे रहे वैल्यू के हिसाब से। तो जो पहला बुल रन का साइकिल था वो समझे कि 2000 से स्टार्ट हुआ और 2008 तक रहा। इसमें मार्केट ने तकरीबन जो है 1087% का रिटर्न दिया था और मार्केट का जो मल्टीपल था, वैल्यूएशन था, वो 13.5 के अराउंड पीक हुआ था। इससे मार्केट में करेक्शन आई, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, मार्केट नीचे आई और फिर उसके बाद जो है मार्केट ने अपना सेकंड बुल रन दिया। जो मार्केट का नीचे आने का पीरियड था वो तकरीबन था 6 से 8 महीने का लगभग, और जो यहाँ पे बुल रन का साइकिल था वो तकरीबन समझ लें कि 7-8 साल परसिस्ट हुआ। उसके बाद सेकंड हमने बुल रन साइकिल देखा जो 2009 के स्टार्ट हुआ, 2009 से स्टार्ट हुआ और फिर जो है तकरीबन जो है समझ लें कि 2017 तक जो है, मिड 2017 तक वो कंटिन्यू अगेन तकरीबन 7.5-8 साल का एक अरसा था। और इसमें जो है मार्केट का मल्टीपल जो है वो 11.6 के मार्केट जो है मल्टीपल्स पे ट्रेड हुई और मार्केट ने इस साइकिल में जो है तकरीबन 1000% का रिटर्न दिया। इस वक्त जो मार्केट जो है वो फिर उसके बाद जब हमने 2017 के बाद जो एक मार्केट बड़ा लंबा पीरियड देखा, वो तकरीबन समझे कि 6 से 7 साल का पीरियड बनता है 2017 से लेकर 2023 तक का। 2020 यहाँ पे 2020 का बॉटम था, तो तकरीबन 4 से 4.5 साल का बॉटम बनता है। तो जो बॉटम से जो है तकरीबन 4.5 साल से फिर मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया, थोड़ा सा एक लैग आया और फिर मार्केट ने तेजी से परफॉर्म किया। बट जो बेयर मार्केट का या गिरती मार्केट का ट्रेंड था वो था तकरीबन 4 साल का परसिस्ट हुआ। और अब जो है मार्केट बुल रन जो स्टार्ट हुआ है तो तकरीबन मार्केट को जो है 2020 से समझ लें कि 4-5 साल हो गए हैं और जनरली जैसे मैंने मेंशन किया कि तकरीबन 7-8 साल मार्केट के बुल साइकिल्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं। और इसमें मल्टीपल्स जो होते हैं वो पीक कर, एक जगह 13.5 पे पीक किया था, एक जगह 11.5 पे, यानी वैल्यूएशन को बात कर रहा हूँ। अगर अगेन वो अपनी दोस्त वाली एग्जाम्पल लें तो तकरीबन वो 10 टाइम्स मांग रहा था लेकिन पीक पे जो इन्वेस्टर ने उसको 13 टाइम का दिया या 12 टाइम्स का दिया। इस वक्त वो मल्टीपल 6 टाइम्स का चल रहा है। वो इसलिए मल्टीपल री रेटिंग की वी फील की जगह है। इसी चीज को हमने पहले एग्जांपल कोट की थी, उसको हमने यहाँ पे पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से ब्रेकअप कर दिया है कि जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ का पोटेंशियल हमें लग रहा है वो तकरीबन 8% का लग रहा है। हिस्टोरिकली हम देखते हैं तो हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट के रिटर्न जो हैं काफी बेहतर रहे हैं। लास्ट 15 साल में, मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब ने स्लाइड भी दिखाई थी, उसमें 15% का मतलब स्टॉक मार्केट की, अगर हम लास्ट 15 ईयर्स का देखें तो स्टॉक मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी, जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है उनका अगर हम कंबाइन देखते हैं तो तकरीबन 15% की ग्रोथ आई थी। हम यहाँ पे 8% एज्यूम कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अगले 3 साल में 8% की प्रॉफिट ग्रोथ पर एनम रहती है। डिविडेंड हम स्टॉक मार्केट ने है तकरीबन 7-8% का ही हिस्टोरिकल दिया है, वही हमने एज्यूम किया है हिस्टोरिकली, यानी कि पिछले 15-20 साल का डेटा जो है वो पाकिस्तान की यील्ड्स को जो है तकरीबन यही 7-8% के अराउंड शो कर रहा है। और मल्टीपल री रेटिंग, जैसे मैंने बात की कि एवरेज मल्टीपल पाकिस्तान का हिस्टोरिकली जो है 7.8 टाइम्स रहा है, तो अगर हमारा मल्टीपल री रेट होकर 3 सालों में 6 से बढ़ के जो है जो भी प्रिवेल कर रहा है 7.8 पे चला जाता है, तो लगभग जो है तकरीबन 30% की ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स 9% पर एनम की ये अर्निंग्स रिटर्न का कंपोनेंट बन जाता है। तो जैसे हमने पिछली एग्जांपल में बात की थी, तो अर्निंग्स ग्रोथ को मिला लेते हैं, डिविडेंड को मिला लेते हैं और मल्टीपल री रेटिंग को मिला लेते हैं, तकरीबन 25% का रिटर्न, 20 से 25% का रिटर्न जो है, प्रोवाइडेड के मार्केट जो अपनी एवरेज वैल्यूएशंस की तरफ मूव हो, जो हमें ओवरऑल आउटलुक लग रहा है कि अगले 3 साल में पर एनम 20 से 25% रिटर्न स्टॉक मार्केट प्रोवाइड कर सकती है। अब एक चीज हम, जाहिर है सिर्फ आपके पास इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में स्टॉक मार्केट नहीं होती है, आपके पास डिफरेंट एवेन्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसी टाइम पीरियड के लिए जो 2001 से स्टार्ट हुआ, पिछले 24 साल का, हमने मुख्तलिफ एसेट क्लासेस को जो है उसका एनालिसिस किया है, आपके सामने यहाँ पे पेश किया है कि अगर मिसाल के तौर पे हमने स्टॉक मार्केट में सन 2001 के अराउंड जो है वो इन्वेस्ट किया होता 100 रुपए से, वो अमाउंट जो है आपका ग्रो होके, अगर आपने स्टॉक में 100 रुपए डाला होता तो आज की तारीख में मार्च 2025 में जो है वो ग्रो होके तकरीबन 8,900 रुपए के करीब ग्रो हो चुका, तो वो 100 रुपए है। इसी तरह अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न अच्छा होता, आपने तकरीबन 100 रुपए जो है ग्रो होके 5,500 रुपए हो गए होते। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया होता तो उस वक्त आपका पैसा जो है 100 रुपए ग्रो होके 1300-1400 रुपए के लगभग हुआ होता। अगर आपने
स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स में हम सारे ये फिक्स इनकम रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये PIBs हो गए, फिर हमने स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स की बात कर ली जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको ऑफर करती है। ट्रेजरी बिल्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेजरी बिल्स ने लगभग 100 रुपए जो है वो अपने 1000 रुपए आपको 24 सालों में ग्रो करके दिया। अगर आपने यही 24 साल पहले डॉलर में इन्वेस्ट किया होता, जैसे काफी परसेप्शन है कि डॉलर जो है बहुत अच्छे रिटर्न देता है, तो आपका 100 रुपए जो है ग्रो होकर के 461 रुपीज हुआ होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट जहाँ पे 8900 रुपए आपका बन चुका होता है। और अगर बैंक डिपॉजिट में आपने सिंपल डाला होता तो वहां पे आपका रिटर्न जो है तकरीबन 473 के अराउंड होता, यानी कि 100 रुपए ग्रो होकर 473 रुपए हुआ होता। जो इन्वेस्टमेंट का देखिए मकसद होता है वो होता है कि आपकी रियल टर्म्स में आपकी वैल्यू को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसी चीज को जब इन्हीं एसेट क्लासेस के रिटर्न्स को, जिसमें स्टॉक मार्केट हो गई, बैंक डिपॉजिट हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गई, PIBs वगैरह हो गए, तो उस पर जो है यानी कि हमारा जो है रियल टर्म्स में रिटर्न जो है वो यहाँ पे मेंशन है कि इक्विटीज जो है वो तकरीबन 100 रुपीज ग्रो होकर 1000 रुपीज के अराउंड हो गया। तो एक हमारा जो है वो दूसरी चीज ये है कि हम इन्वेस्टर को सजेस्ट ये करते हैं कि बेहतर तरीका ये है कि आप 100% इक्विटीज में ना जाएं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो सकता है इन्वेस्टर के लिए कि मार्केट नीचे जा रही है, तो दे टेंड टू एग्जिट द मार्केट। बेहतर तरीका ये होता है कि आप 75% अगर अपना फिक्स सेफ उसमें रखते हैं और 25% जो है अपना इक्विटीज में रखते हैं, तो इवेंचुअली वो वहां पे आपकी वॉलेटिलिटी कम होती है और रिटर्न जो है ग्रो होके जो है वो आपको फिर भी प्योर अगर आप फिक्स इनकम की बात करें तो वहां से आपको बेहतर रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। यही चीज जो है हमने यहाँ पे रियल टर्म्स में बताई है। लास्टली एक सेक्शन में बस मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में जो परसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं बताऊं कि इसी टाइम पीरियड के दौरान जो हमने अपना स्टडी का पीरियड है, अगर हमने सिर्फ 10 दिन अगर मिस करिए होते तो हमारा जो स्टॉक मार्केट रिटर्न है जो 7600% का था वो गिर के, अगर हमने 10 बेस्ट डेज स्टॉक मार्केट के मिस किए होते आउट ऑफ लगभग 9000 डेज, तो हमारा 4000% का रिटर्न रह गया होता। और अगर हमने 20 बेस्ट डेज मिस किए होते तो हमारा रिटर्न जो है तकरीबन 2500% का रह गया होता। सिमिलरली जो है अगर आप इस टाइम पीरियड की मैं बात करूं जो अगर लास्ट स्लाइड पे जाओ, जी जी लास्ट स्लाइड सर, बस ये कि नहीं अगर पिछले एक स्लाइड पीछे जाओ, नहीं हाँ ये वाली देखिए, इस पे बाज लोग स्टॉक मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा मैं आज चला जाता हूँ स्टॉक मार्केट में, फिर अच्छा मैं निकल जाता हूँ, फिर चला जाता हूँ। तो उसमें जो आसिम दिखा रहा है कि अगर ऐसे 10 दिन भी आप निकल गए स्टॉक मार्केट से किसी वजह से कि अच्छा मैं अभी निकल जाता हूँ, तो रिटर्न जो है वो 7600% से कम होकर 4000 पे चला जाता है। तो इसलिए हमारी जनरल एडवाइस होती है कि आप स्टॉक मार्केट में वो ज्यादा टाइम करने की कोशिश ना करें कि अच्छा अभी अच्छी लग रही है, अभी बुरी लग रही है, और स्टॉक मार्केट में ही रहें। और बेस्ट तरीका ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में रहने का एक अच्छा कोई स्टॉक फंड हो, उसमें रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहें और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को मिनिमाइज रखें, ताकि वो जो 10 दिन या 20 दिन या 30 दिन जो अच्छे दिन है पिछले 10 साल में वो मिस ना हो, क्योंकि वो अगर मिस हो गए तो आपका रिटर्न एकदम जिस तरह ये नजर आ रहा है काफी कम हो जाएगा। ठीक है, मैं जस्ट थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाह रहा था। जी आगे चलें। थैंक यू। अच्छा, ये इसी चीज को अगर हम लोग मिसाल के तौर पे एक लास्ट एग्जांपल से परसिस्टेंट इन्वेस्टिंग को यानी कि अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये है कि अगर आप हमने लास्ट बात की 2017 मार्केट ने पीक किया था और वहां से जो है मार्केट के काफी एक लंबा टाइम जो है मार्केट रिटर्न्स काफी खराब रहे। अब मिसाल के तौर पे आपने 2017 की पीक में जो है वो लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, मिसाल के तौर पे हमारे स्टॉक फंड को ले लेते हैं जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव सॉर्ट ऑफ इक्विटी मार्केट का, और आप हर महीने रिगार्डलेस के मार्केट कहाँ जा रही है 5-5 हजार रुपए ऐड करते जाते हैं। तो आज इवन दो के आपने पीक पे पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आज आपकी वो वैल्यू जो है तकरीबन वो लाख रुपए की 5-5 हजार रुपए हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे होते तो वो तकरीबन 15 लाख रुपए हो चुकी होती उस लाख रुपए की वैल्यू जो है। जबकि अगर आपने सिंपल एक कमिटी डाली होती जैसे हमारे यहाँ ट्रेंड है, हम सिंपल बैंक में सेव कर रहे होते, उसी चीज की वैल्यू जो है 5,50,000 रुपए होती। बैंक डिपॉजिट में आपने डाला होता तो आपकी 8,85,000 रुपए की वैल्यू होती है। अगर आपने जैसे हमने रेकमेंडेड जो हमारा पोर्टफोलियो होता है कि इनिशियल इन्वेस्टर के लिए जो कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए लेकिन उनको बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देती है, वो एक 25%
स्टॉक फंड में इन्वेस्ट कर रहा होता, 75% जो है मेजॉरिटी सेफ उसमें एसेट में रख रहा होता, वो आपको ये लाइन दिख रही है, बड़ी स्मूथ लाइन है, यानी कि डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट में हमने बड़े मैसिव फ्लक्चुएशन देखे, ये लाइन बड़ी स्मूथ है और स्मूथली जो इसने आपको जो है जो लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था और 5-5 हजार रुपए आपने डाले थे, वो आपको तकरीबन 12 लाख रुपए इस टाइम पीरियड में उसने कमा के दे दिया। पॉइंट इज कि अगर आप रिगार्डलेस ऑफ टाइमिंग द मार्केट, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं मंथली बेसिस पे, तो आपकी ओवरऑल इवेंचुअली रिटर्न्स जो हैं काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अगर यही चीज़ जो है मैं आपको बेहतर स्टॉक मार्केट पीरियड में दिखाऊं, यानी कि मैंने तो यहाँ पे पीक से स्टार्ट किया स्टॉक मार्केट की, लेकिन अगर आप बेहतर टाइम पीरियड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटर्न्स जो हैं मैनी फोल्ड्स जो हैं यहाँ पे इम्प्रूव हो सकते हैं। सकते हैं 83 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और 5-5 हजार रुपए मंथली डाल देते, उसके वक्त आपकी वैल्यू 9 मिलियन रुपीज होती, 90 लाख रुपए, उस लाख रुपए की वैल्यू जो है वो बढ़ के हो चुकी है। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू, यानी कि एलैबोरेट इन दिस सेशन कि स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बिल्कुल कंसिडर करनी चाहिए, बट विद लिमिटेड आप इसको रिस्क देखें, इनिशियली आप फील लें और टाइम करने की कोशिश ना करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट में इन्वेस्ट करें एक सर्टेन सिस्टमैटिक वे में। अपनी सेविंग का 75% जो है फिक्स इनकम में डाल सकते हैं, 25% जो है आप स्टॉक फंड में कंसिस्टेंट डाल सकते हैं, एंड देन यू कैन इसमें मैं अगर एक पॉइंट ऐड कर दूं कि देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि जी टी बिल में 75% रखें, मगर इसमें अगर टी बिल बाज़ दफ़ा खरीदना मुश्किल होता है कॉमन मैन के लिए, तो हमारा जो मनी मार्केट फंड है वो भी तकरीबन क्लोज रिटर्न देता है टी बिल के, और उसमें इन्वेस्ट करना आसान है। तो आप ये कर सकते हैं कि 75% हमारे मनी मार्केट फंड में रख लें और 25% स्टॉक फंड में डाल लें, तो आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और रिटर्न भी बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सलमान कवर करेंगे, हु इज आवर हेड ऑफ फिक्स इनकम, तो थोड़ा सा आपको फिक्स इनकम के आउटलुक रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो आपसे शेयर करेंगे। सलमान। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बात हुई है कि लास्ट 7 मंथ्स के अंदर हमने देखा है कि रेट्स जो है बड़े शार्पली डिक्लाइन हुए, और जून के अंदर अगर हम बात करें तो पॉलिसी रेट तकरीबन 22% था, जो अब अराउंड 12% के करीब पहुंच गया है। जो स्टार्ट हमने देखा था, जो डिक्लाइन का स्टार्ट हुआ था वो जून 2024 से हुआ था, और जो लास्ट कट हमने देखा है वो आया है तकरीबन जनवरी के अंदर। इसके बाद बीच में एक मॉनेटरी पॉलिसी आई है मार्च के अंदर, जिसमें स्टेट बैंक ने पॉज लिया है और कोई कट नहीं हुआ है। हाउएवर गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि जिस तरह के फ्यूल की प्राइसेस, क्रूड ऑयल भी इंटरनेशनल नीचे आए, और इसके अलावा जो आगे जो कमोडिटीज की प्राइसेस है उनको भी लगता है कि वो नीचे हैं, और पॉसिबिलिटी है उनके नीचे आने की। तो फर्दर हम ये देख सकते हैं कि 1 से 2% का फर्दर लगता है कि कट हो सकता है, नॉट नेसेसरली इन नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, बट इन द नेक्स्ट 3 to 4 monetary policies, that is in this calendar year we are seeing the policy rate around 10 to 10.5%. अगर हम yield curve की बात करें, can we move to previous slide please? Okay. ये जो कर्व देखे हमने, इसमें एक जो है हम लास्ट ईयर का दिखा रहा है 31 मार्च 2024 का, जो कि ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। और इसमें देखें हमने शार्पली देखे हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि तकरीबन 10% का हम देखेंगे कि एकदम इंटरेस्ट रेट जो है वो ये यील्ड्स जो है वो नीचे आई है, चाहे वो 3 मंथ का टी बिल हो, 6 महीने का टी बिल हो या साल का टी बिल हो। हाउएवर जो जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती है वो इस तरह सेम पेस के साथ डिक्लाइन नहीं हो रहा था इंटरेस्ट रेट, और रेट्स भी जो है वो 3 साल, 5 साल, 10 साल देखें तो वो उस तरह डिक्लाइन नहीं हो रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने की है वो कि जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग इन्वायरमेंट होती है, तो जो लॉन्गर ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, टी बिल्स होते हैं, वो उनकी यील्ड जो है वो इन्वर्ट, आपको कर्व जो नजर आ रहा है वो नीचे की तरफ नजर आ रहा होगा। जैसे आपको 3 महीना जो है वो 21% अगर नजर आ रहा है, तो 10 साल आपको 14.2% नजर आ रहा है। लेकिन जब आप स्टेबल इन्वायरमेंट की तरफ मूव करते हैं, तो जो आपकी लॉन्गर टेनर होते हैं उनकी यील्ड स्लाइटली हायर होती हैं शॉर्ट टर्म टेनर यील्ड से, बिकॉज ऑफ टर्म प्रीमियम। यहाँ पे भी जैसे हम देखें कि अब जो हमारा करंट यील्ड कर्व है, वो एक तरीके से आप देखें तो 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, सब 11.8 से 11.9 के बैंड में है। सिर्फ हम अगर देखें तो 5 साल और 10 साल का जो रेट्स हैं वो आपको एक प्रीमियम देते हुए नजर आते हैं 1230 या 1250 के बैंड के अंदर। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ये सिर्फ जो है इसके अंदर हम जो बता रहे हैं वो इस्लामिक का कर्व बता रहे हैं। इस्लामिक के अंदर भी अगर हम देखें तो जो
इस वक्त 6 महीने से साल का जो इजाराज हैं जिनमें ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होती है वो अराउंड 11.8 से लेके 11.4 के बैंड के अंदर है। इसके अंदर जो अच्छा एक जो चीज़ हमने पीछे देखी है कि लास्ट 3 मंथ्स में सिंस मार्च स्पेशली मार्च 10 की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद यील्ड्स में थोड़ा सा रिवर्सल आया है, क्योंकि एक जो ब्रेक लगा है स्टेट बैंक की तरफ से एमपीएस में, उससे थोड़ी सी यील्ड जो है रिवर्स हुई है अराउंड 20 to 30 बिप्स के करीब। तो उसकी वजह से जो इनकम फंड्स हैं खासतौर पे जिनकी ड्यूरेशन थोड़ी हाई होती है उनकी हमने यील्ड्स में देखा है कि थोड़ा सा मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट्स आई हैं और उसके अंदर फंड्स के जो रिटर्न है वो शार्पली डिक्लाइन भी हुए हैं। अब इसकी दो रीजंस हैं, पीछे जो हम देखते आ रहे हैं वहां पे जो हायर रिटर्न्स थे उसकी पॉसिबिलिटी दो रीजंस थे। एक तो जो मार्क टू मार्केट गेन्स आ रहे थे बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, उसकी वजह से भी जो रिटर्न था वो एलिवेटेड था। गोइंग फॉरवर्ड जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हम कहते हैं कि अब स्टेबल हो गए हैं और अराउंड 12% के करीब या 1180 के करीब है, तो वहाँ पे जो रिकरिंग रिटर्न्स हैं वो ऑलरेडी जो है अब स्टेबल होते जाएंगे और जो एक यील्ड का बेनिफिट नजर आ रहा था डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट एनवायरनमेंट का इन द फॉर्म ऑफ गेन्स, वो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और जो यील्ड्स हैं वो एक तरीके से थोड़ी सी स्टेबल भी नजर आएंगी और अराउंड 11 सवा 11 के बैंड के अंदर कन्वेंशनल साइड पे और अराउंड 10:15 10:30 के बैंड में इस्लामिक साइड पे नजर आएंगी, चाहे वो बैंक्स की थ्रू हो रही हो या हमारे फंड्स की थ्रू हो रही हो। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारा व्यू जैसे हमने बताया कि 102% फर्दर का हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसकी टाइमिंग हम कुछ नहीं कह सकते कि ये नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में नजर आ रही होंगी या अगली 3-4 मॉनेटरी पॉलिसी में नजर आ रही होंगी। तो वॉलिटिलिटी का एक एलिमेंट जो है इन फंड्स में जिनकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है हमेशा रहता है और जो इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 6 महीने साल का हो उनके लिए फिर भी सेंस बनता है कि वो एक ऐसे इनकम फंड्स में जिनकी ड्यूरेशन हाई हो जिसमें पीआईबीज हो वहाँ पे इन्वेस्ट करें। हाउएवर जो इन्वेस्टर्स जिनके अंदर जिनके शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स है, उनके लिए मनी मार्केट फंड्स बेटर रहते हैं क्योंकि वो उनकी ड्यूरेशंस कम होती है और सिमिलरली उनकी जो वॉलिटिलिटी होती है वो भी कम होती है। थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं और अगर पार्टिसिपेंट्स के पास कोई फर्दर क्वेश्चन है कैन यू प्लीज रेज हैंड करने के बजाय अगर आप Q&A पे अपना क्वेश्चन लिख लें तो हम उसमें वो आपसे क्वेश्चंस पूछ लें, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल जो है वो रिगार्डिंग जो हमने अभी एक वो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसका देखा था, जिसमें हमने दिखाया कि एवरेज 6.1 था और जिसमें दिखाया कि अभी करंट 6 के करीब प्राइस टू अर्निंग रेशियो है जबकि एवरेज उससे ज्यादा रहा है। तो उस पर एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि उससे क्या अपसाइड नजर आती है कि मार्केट यहाँ से और कितनी अपसाइड ले सकती है यहाँ से। तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज इन। जी आसिम, अगर आप। जी मैं पे आ रहा हूँ, आवाज आ रही है? ये वाली स्लाइड है जैसे हमने बात की थी कि हमारा मल्टीपल जो है वो करंटली 6 टाइम्स पे है और जो मार्केट का एवरेज मल्टीपल रहा है वो 7.8 टाइम्स का रहा है। तो इन अदर वर्ड्स जो है अगर हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट जो है अपने मल्टीपल्स की तरफ वापस मूव होती है तो ये ओवरऑल रिटर्न जो है यानी कि 6 to 7.8 का जो मूव है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30% का रिटर्न बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन री-रेटिंग। इसको हमने यहाँ पे ब्रेकअप किया है कि अगर 3 साल का अगले 3 साल की इन्वेस्टमेंट का एक टाइम होराइजन लेते हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो 6 का है वो अगले 3 इयर्स में मूव होकर 7.8 जो मार्केट का एवरेज पी है उसकी तरफ कन्वर्ज करेगा। वो तकरीबन वो बनता है यानी कि 30% ओवर हिट करते हैं तो तकरीबन 10% का बनता है, लेकिन क्योंकि वो एनुअलाइजेशन का इम्पैक्ट होता है तो इफेक्टिवली जो है वो 9% बनता है। तो 9% का पर एनम बेसिस पे अर्निंग्स वैल्यूएशन का री-रेटिंग का रिटर्न होगा, फिर आपकी डिविडेंड यील्ड है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स बोथ हैं जैसे मैंने इनिशियल स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि ये किस तरह से वर्क करती हैं। तो इन सबको ऐड करते हैं तो तकरीबन 20-25% का रिटर्न बनेगा पर एनम बेसिस मार्केट का, जिसमें जो मल्टीपल री-रेटिंग का जो सवाल था वो ये है कि उसमें कंट्रीब्यूशन 25% में तकरीबन 9 से 10% का मल्टीपल री-रेटिंग का कंट्रीब्यूशन है। मैं ऐड कर दूं कि देखिए हम अस्यूम कर रहे हैं कि अभी 6 का प्राइस अर्निंग रेशियो है और एवरेज हमारा रहा है 8 का तकरीबन, तो ये 3 साल में होगा। मगर ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट में तेजी आए, कोई अच्छी खबरें हैं, कुछ इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो ये 1 साल में भी हो सकता है। अभी जिस तरह मार्केट पहले काफी बड़ी है पिछले साल 1.5 साल में जो आसिम ने आपको दिखाया, तो ऑल्दो हम तो कह रहे हैं एक कंजर्वेटिव व्यू ले रहे हैं कि भाई 3 साल में ये 6 से 8 पे जाएगा। अगर ज्यादा बाइंग आ गई मार्केट में और पाकिस्तान की सिचुएशन ठीक रही तो ये साल में या 2 साल में या इवन 6 महीने में भी हो सकता है। ये हम
टाइमिंग इसकी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट्स पे कि कितनी जल्दी ये प्राइस अर्निंग रेशो 6 से 8 की तरफ जाती है। ठीक है, थैंक यू फॉर द आंसर। एक और सवाल जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आई एम 40 years old and I'm using NAFA pension fund. How much should I be in equities? मतलब ये कि recommended exposure 40 साल के बंदे का क्या होना चाहिए अगर वो पेंशन फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, इक्विटीज के अंदर। देखिए 40 साल का मतलब है कि रिटायरमेंट भी 20 साल पड़े, और 20 साल का अरसा काफ़ी लंबा अरसा होता है। तो आई थिंक इसमें अगेन हर एक का रिस्क लेवल, रिस्क एप्टीट्यूड फर्क होता है, ठीक है। कोई एक सब पे नहीं होता। कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में जाता है और थोड़ी सी मार्केट गिर जाती है अगर, तो परेशान हो जाता है, और दूसरा इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में जाता है और अगर थोड़ी सी मार्केट गिरती है तो वो उसको पता कि ये लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो इतना परेशान नहीं होता। तो हर एक का एज तो एक है, आपने वो तो बता दिया, वो इंपॉर्टेंट है कि एज 40, मगर हर एक का रिस्क लेवल फर्क है। बट आई थिंक क्योंकि अभी 20 साल है, 20 साल काफी अर्सा होता है, जो आपको सामने स्लाइड नजर आ रही है, आप इसमें भी देख लें कि ये 20 साल से कम का अर्सा है, और कितना फर्क है स्टॉक फंड की परफॉर्मेंस का बैंक के मुकाबले में या मनी मार्केट फंड या टी-बिल के मुकाबले में। तो इसलिए सजेशन यही होगी कि मे बी 70% आप स्टॉक्स में रख लें, 30% मनी मार्केट में रख लें, क्योंकि आपका टाइम होराइजन लो है। अगर आप कहते हैं कि मेरी एज 40 नहीं है, जैसे 50 है, 55 है, तो फिर मैं शायद आपको कहता कि आप स्टॉक्स में 30% रख लें और 70% मनी मार्केट में रख लें। बट क्योंकि अभी आपकी एज माशाल्लाह अभी यंग है 40, तो आपके पास अभी 20 साल हैं, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप 70% स्टॉक में रखें और 30% हमारे मनी मार्केट फंड में रखें। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, एक फर्दर क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर मैं एमबी फंड्स के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो उस केस के अंदर मुझे बोनस या डिविडेंड की फॉर्म में साल के आखिर में कुछ इनकम मिलेगी? जैसे कि अगर मैंने 50 लाख रुपए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किए तो मुझे साल के आखिर में क्या बोनस या डिविडेंड मिल सकता है? देखिए इसमें क्योंकि स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करना कि कितना बढ़ेगी, क्योंकि वो एक इम्पॉसिबल सा काम होता है, इस साल स्टॉक मार्केट 20% बढ़ेगी, 40% बढ़ेगी या 10% नीचे होगी। तो इसलिए डिविडेंड का लिंकेज जो है वो परफॉर्मेंस के साथ होता है स्टॉक मार्केट की। तो इसलिए ये कोई हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि जी हम हर साल, क्योंकि किसी साल लॉस आ जाए तो फिर ऑब्वियसली उस साल तो डिविडेंड हम नहीं दे सकते। तो इसलिए डिविडेंड की कोई श्योरिटी नहीं होती, मगर कुछ इन्वेस्टर ये करते हैं कि ज़रूरत पड़ती है तो अपनी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा थोड़ा बेच के हर महीने, अगर मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है और मेरी 1 लाख रुपए महीने की ज़रूरत है, तो मैं 1 लाख रुपए महीना जो है वो रिडेम्पशन डाल के वो उससे अपनी ज़रूरत पर पूरी कर लूँगा, और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट में रहेगी, और आस्ता आस्ता इंशाल्लाह जो स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जितनी आपकी नीड है आप हर महीने उतना रिडेम्पशन भी डाल सकते हैं, और ओवरऑल फिर बाकी जो है वो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के साथ साथ स्टॉक फंड की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। और जिस तरह भी आसिम दिखा रहा था कि हमारे स्टॉक फंड की परफॉर्मेंस जो है यहाँ भी नजर आ रहा है, किसी ने हमारे स्टॉक फंड में डाला होता, इन्वेस्ट किया होता, तो उसकी वैल्यू 90 लाख होती, और स्टॉक मार्केट में डाला होता तो 73 लाख होती। तो परफॉर्मेंस वाइज तो हमने अल्लाह के फजल से स्टॉक मार्केट से बेहतर परफॉर्म किया। एक फर्दर क्वेश्चन तो ये है कि जिस तरह की यहाँ पर स्ट्रैटेजी शो की गई है, अगर कोई 75-25% का एक्सपोजर लेना चाहे, ठीक है, तो कौन सा ऐसा फंड है जिसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करके 75-25 का एक्सपोजर जो है लिया जा सकता है? देखिए हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं है जिसमें 75-25 है। फिर हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि हमारा स्टॉक फंड आप 75%, सॉरी, स्टॉक फंड आप में अगर आपके पास 100 रुपये है तो 25 रुपये हमारे स्टॉक फंड में डाल दें, और 75 रुपये हमारा जो मनी मार्केट फंड है या फिर हमारा जो इस्लामिक मनी मार्केट फंड है उसमें इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, जो मनी मार्केट फंड होते हैं, इस्लामिक मनी मार्केट फंड या कन्वेंशनल, वो सेफ होते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली सेफ है। तो आप 75 रुपीज़ वहाँ इन्वेस्ट कर दें और 25 आप हमारे इस्लामिक स्टॉक फंड में या स्टॉक फंड में डाल दें, तो वो आप खुद उसको क्रिएट कर सकते हैं। 25-75 करना है, 50-50 करना है, ये आप एक जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उस टाइम आप हमें बता सकते हैं कि कितना पैसा हम अपने स्टॉक फंड में आपका इन्वेस्ट करें और कितना अपने सेफ फंड में करें। मगर हमारा कोई ऐसा फंड नहीं है जो 75-25 वाला फंड, और ये हम इसको मेंटेन कर रहे हैं इस लेवल।
ठीक है। अच्छा अहमद साहब, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अगर आप Q&A के सेक्शन में अपना सवाल टाइप करके पूछ लें तो हम आपका क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। एक और सवाल जो है वो ये है, वो फिक्स इनकम की साइड पे है कि यहाँ से अगर इंटरेस्ट नीचे आते हैं तो उस सूरत के अंदर हमारे फंड्स पे, मतलब फंड के रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, या देखिए इसको। जी सलमान प्लीज। हाँ, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जिन फंड्स की ड्यूरेशन ज्यादा होगी वो बेनिफिट करेंगे अगर यहाँ से फर्दर रेट कट होता है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे कि कंसिस्टेंट रिटर्न अभी चल रहा है अगर 12% का, और यहाँ से कोई 1 से 2% का रेट कट होता है, तो वो आपको जितनी ड्यूरेशन ज्यादा होगी उस फंड के अंदर ज्यादा बेनिफिट नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जो सोवरिन फंड्स होते हैं या इनकम फंड्स होते हैं वो बेनिफिट करते हैं ज्यादा मनी मार्केट फंड्स के मुकाबले में। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज बात कर रहे हैं कि 12% कट रहा है, तो ये रिटर्न फॉर एग्जाम्पल अगर 1 से 1.5% यहाँ से कट होता है तो हम देख सकते हैं कि गेन की सूरत में ये रिटर्न 13-13.5% भी हो सकता है। देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो आगे जाते हुए अगर पॉलिसी रेट कम होगा तो हमारे फंड्स का रिटर्न भी उसी तरह कम होगा। मगर दूसरा एलिमेंट ये होता है कि हम क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाते हैं तो जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो एक कैपिटल गेन आ जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, तो वो आपको वन टाइम गेन आ जाता है। और उसमें अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिरने हैं, जो हमारा भी ख्याल है, तो हमारा जो सॉवरेन फंड है वो उसमें ज़्यादा गेन आएगा क्योंकि उसकी मेच्योरिटी हमने लॉन्ग रखी हुई है। तो वो वन टाइम में गेन आता है, इंटरेस्ट रेट गिरते हैं और टी बिल का रेट ऊपर जाता है तो एक कैपिटल गेन आ जाता है। मगर उसके बाद अगर रिकरिंग इनकम की बात करेंगे तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो हमारा रिटर्न भी कम हो जाएगा। जिस तरह एक ज़माने में हम 21-22% का रिटर्न दे रहे थे, आज हम शायद 10% के करीब दे रहे हैं। सलमान 10 के करीब ही दे रहे हैं आजकल। जी सर। ठीक है। ठीक है। ओके। एक सवाल है, व्हाई इज इस्लामिक गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लान 3 गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स एंड व्हाट्स इट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस की क्या एक्सपेक्टेड है। जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी कवर किया था कि जो सोवरेन फंड्स हैं उनमें हमने ये देखा है कि जब मार्च वाली एमपीएस के अंदर कोई फर्दर कट नहीं हुआ, जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी यहाँ से फर्दर 1-1.5% मार्च की मॉनेटरी पॉलिसी में भी, तो उसकी वजह से यील्ड्स में हमने रिवर्सल देखा है। अच्छा, जो सोवरेन फंड्स होते हैं चाहे वो कन्वेंशनल साइड पे हो या इस्लामिक साइड पे हो, वो बाय रेगुलेशन उनको एक 70% एटलीस्ट होल्ड करना होता है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो जब वहां पे रिवर्सल्स आए हैं तो इसकी वजह से जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव टेरिटरी में भी थे। चाहे वो हम बात करें इस्लामिक साइड पे ज्यादा देखा है क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी के भी इश्यूज हैं। जो इजारा सकूक्स है वो इतने ज्यादा एक्टिवली ट्रेड नहीं होते हैं सेकेंडरी मार्केट में। लेकिन यही चीज जो थी ये हम डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में भी देखा था कि इसी तरह वहां पे गेन्स भी बहुत ज्यादा थे। हम अगर बात करते हैं तो वहां पे 6 महीने के पीरियड में कोई 19 से 20% के रिटर्न्स भी थे, जो कि कन्वेंशनल फंड से भी ज्यादा थे। तो जैसे कि वहां पे गेन्स उस वक्त ज्यादा थे, इसी तरह यहाँ पे लॉसेस भी जो है वो मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट भी जो है वो कंपैरेटिवली कन्वेंशनल साइड से ज्यादा है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे कि हमने कहा, अगर यहाँ से हम फर्दर 1 से 1.5% का फर्दर रिडक्शन देखते हैं तो वन टाइम गेन्स जो है वहां पे हम फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रिकरिंग रिटर्न फिर उसके साथ ही कम भी हो जाएंगे। यानी अगर हम कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉलिसी रेट 12 से 10% हो जाएगा, तो जो रिकरिंग रिटर्न जो अभी 10% चल रहे हैं वो भी 8-8.5% की तरफ चले जाएंगे। ओके। सवाल जो है वो है कि मैं इस्लामिक महाना आमदनी में इन्वेस्टेड हूँ और वहां पर रिटर्न्स रिसेंट मंथ्स के अंदर कम हुए हैं, तो बेस्ट तरीका क्या है टू मूव माय फंड। मैं कौन से ऐसे फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को मूव कर सकते हैं जहाँ रिटर्न थोड़े बेहतर हो। और उसका एक्सक्लूसिव सवाल भी फ्रंट एंड लोड वाला, वो मैं जवाब दे दूंगा। सलमान, अगर आप पहले वो कवर कर दें कि कहीं और अच्छा, अगर एलोकेट महाना आमदनी। देखिए माना आमदनी फंड्स जैसे मैंने कहा कि जो इनकम फंड्स हैं उनकी एक एलोकेशन होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इजाराज में, जो कि हमने वैसे मैंने बताया कि सोवरेन फंड के केस में अराउंड 70-80% हो रही होती है, और जो नॉर्मल इनकम फंड होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेटेजी 30-40% रख रहे होते हैं। अब जिन इन्वेस्टर्स के लिए वॉलेटिलिटी का इशू है, जो चाहते हैं कि उनको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिले, वॉलेटिलिटी ना हो, तो उनके लिए हमारे जो एनबीबी इस्लामिक सेविंग फंड्स हैं या एनबीपी रिबा फ्री सेविंग फंड है, वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट को मूव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो है इजारा सकूक सब लोग
नहीं ले रहे होते फंड के अंदर, और इसलिए वहाँ पे वॉलिटिलिटी भी नहीं होती। लेकिन हाउएवर जैसे बात हुई कि इन केस ऑफ फर्दर रिडक्शन इंटरेस्ट रेट, तो वहाँ पे वो गेन्स भी नहीं आ रहे होते हैं। और स्ट्रेट अगर फॉर एग्जांपल आज उन फंड्स का रिटर्न 10% है, तो इन केस ऑफ डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, वहाँ पे पहले दिन से ही आपका जो रेट है वो अराउंड 1 से 1.5% कम हो जाएगा, सब्जेक्ट टू डिक्लाइन इन द इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी। जो दूसरा आपका जो सवाल था कि आप अगर किसी और फंड में जाना चाहते हैं तो आप इजीली हमारी व्हाट्सएप सर्विस के जरिए या फिर आप एनबी फंड्स डिजिटल की जो मोबाइल ऐप है वहां से बैठ के आप है ना अपने फंड टू फंड कर सकते हैं, जिसमें आप अगर एक इनकम फंड से दूसरे इनकम फंड में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको कोई लोड जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल और यह है कि मेरी तकरीबन 75,000 रुपीज की सैलरी है, ठीक है, और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसमें से कुछ सेव करके, तो जी उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि हमारा एनबी फंड्स डिजिटल के ऊपर पूरा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, वहां से भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके, तो आपको वहां पर हमारे टेली सेल्स एजेंट या सेल्स एजेंट प्रॉपरली गाइड करके आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है वो कर देंगे। और उसके साथ साथ जिस तरह के अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हर बंदे की अपनी एक रिस्क प्रोफाइल होती है, जिसकी बेसिस पे हमारे पूरा रिस्क प्रोफाइल क्वेश्चन वगैरह आप करके उसके अंदर फिर आप चूज कर सकते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिपेंडिंग आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें डिफरेंट वहाँ पर जो चीज़ें डिफाइंड होती हैं उसकी बेसिस पे फिर आप जो फंड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अंदर बेसिकली सवाल यह है कि जो KC100 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट उसके साथ साथ जो फॉरेन करेंसी है, ठीक है, वो रिसेंट कुछ दिनों में वहां पर इंक्रीज नजर आ रहा है, जैसे स्पेसिफिकली पाउंड का रेट ऊपर गया है, यूरो का रेट ऊपर गया है, तो उसमें क्या फोर्सी कर रहे हैं कि यहाँ से फॉरेन करेंसी में क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और उसका अगर कोई स्पेसिफिक इम्पैक्ट मार्केट पे आ सकता है? देखिए, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है ना तो फिर करेंसी गिरने का रिस्क ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कोई भी मुल्क हो। अब इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि हमारी इन्फ्लेशन तो इस टाइम इवन अमेरिका से कम हो गई है ना, 1% 2% चल रही है। तो आमतौर पे तो अभी क्योंकि हम एक्सपेक्ट करें कि इन्फ्लेशन आगे कम ही रहेगी, और अगर आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देखें जो एक ज़रा टेक्निकल टर्म है स्टेट बैंक निकालता है, बट वो भी तकरीबन 101 102 पे है। तो अगर आप कह लें हमारी करेंसी शायद 1 से 2% इस टाइम उसमें डाउन साइड की पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए करेंसी में हम कोई बहुत ज़्यादा इस टाइम नहीं देख रहे कि पाकिस्तानी रुपी ज़्यादा डिप्रिशिएट कर जाएगा अगेंस्ट अदर करेंसीज। और चीज़ें चेंज होती रहती हैं, यू नो, बट एज ऑफ नाउ हमें कोई ऐसा साइन नज़र नहीं आ रहा। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चंस की साइड पे यही क्वेश्चंस हैं। एक सवाल ये था कि कुछ लोग इसको वेबिनार को देखना चाह रहे थे, तो हम इसको हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पर पोस्ट कर रहे होंगे, तो आप लोग वहां पर भी इसकी है ना समरी देख सकते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर हम इसको वहां पोस्ट कर रहे होंगे, तो आप वहां से इसको देख रहे होंगे। ठीक है सर, फिर अगर है तो फिर इसको क्लोज करते हैं जी, सेशन को। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आपने अपना टाइम निकाला और इसमें पार्टिसिपेट किया, और हम इसको एक मंथली इवेंट बनाएंगे। तो वी इनकरेज यू कि आप आगे जाते हुए भी हमारे साथ इन टच रहें, और हम कोशिश करेंगे कि जितना आपको अपनी साइड से बता सकें चीज़ों पे कि किस डायरेक्शन में जा रही है इकॉनमी, स्टॉक मार्केट, बाकी चीज़ें, वो हम आपको बताते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनासिर हैं। ये जरूरी नहीं कि मुस्तकबिल के नताइज गुज़िश्ता कारकर्दगी के मुताबिक हों। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए। एनबीपी फंड मैनेजमेंट लिमिटेड या इसका कोई सेल्स का नुमाइंदा सरमायाकारी या इस पर होने वाले मुतवक्का मुनाफा सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ कारकर्दगी की जमानत नहीं दे सकता। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम और लोगों के इस्तेमाल का मतलब ये नहीं कि वो कंपनी एनबीपी फंड मैनेजमेंट लिमिटेड या इसके ज़ेरे इंतज़ाम किसी भी सरमायाकारी स्कीम के फ़राइज़ वाजिबात के लिए जिम्मेदार है।